सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आज पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से यह साफ कर दिया कि अब देश में घुसपैठियों का बुरा वक्त शुरू हो गया है, यानी कि घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पड़ोसी मुल्कों से घुसपैठ कर भारत में दाखिल होने वालों का हिसाब अब नजदीक है, ये पीएम ने क्लियर कर दिया। पीएम ने देश की बदल रही डेमोग्राफी पर चिंता जताई, साथ ही घुसपैठियों को यह साफ साफ चेता दिया कि अब देश के लोगों के हक का और बंटवारा नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए एक मुहिम का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन अब ये घुसपैठियों पर हंटर चलाएगा। आपको बता दें कि 2014 का एक आंकड़ा है जिसके मुताबिक देश में करीब 5 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए उस वक्त बताए गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 140 करोड़ के देश की डेमोग्राफी बदल कर रख दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 57 लाख और असम में 50 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। असम के 33 जिलों में से 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो चुका है। उनका बोलबाला है इन जिलों में। बीजेपी समेत कई संगठनों का दावा है कि राज्य में 45 विधानसभा सीट पूरी तरीके से मुस्लिम वोटर्स के कब्जे में है, जिनमें अधिकतर बांग्लादेश से पलायन कर असम पहुंचे हैं। ऐसे ही आंकड़े उत्तराखंड, बंगाल, यूपी और बिहार के भी कई इलाकों के हैं। TISS ने एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाई है और आंकड़े जो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई दिए हैं और ग्राउंड स्टडी के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है उसमें भारत के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की गई है। जनसंख्या तस्वीर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। TISS संस्था की डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक अगले 120 साल में देश में हिंदू आबादी 67% सीमित होकर रह जाएगी। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश की लगातार बदल रही डेमोग्राफी को लेकर भारतवासियों को आगाह किया। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बताया कि भारत की बदल रही डेमोग्राफी कितनी घातक है और कितने बड़े पैमाने पर इस साजिश को घुसपैठिए अंजाम दे रहे हैं। घुसपैठिए न सिर्फ हिंदुस्तान की सीमाओं में सींध लगा रहे हैं, बल्कि देश के नौजवानों के हक पर भी जाकर डाल रहे हैं। उनका रोजगार छीना जा रहा है, युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया जा रहा है, और सबसे डरावनी बात यह है कि हमारी बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने
एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने साफ साफ संदेश दिया कि वो देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते और अब इस साजिश का जवाब देने के लिए देश तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद इस बारे में लाल किले की प्राचीर से ऐलान कर दिया। डेमोग्राफी वाली साजिश पर लगाम लगाने के लिए देश में हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की जाएगी। ये मिशन इस संकट से निपटने का बड़ा हथियार साबित होगी। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बदल रही डेमोग्राफी पर जो चिंता जताई, अभी हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS भी इसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर चुका है। TISS की नई डॉक्यूमेंट्री से जो खुलासा हुआ, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। TISS संस्था की डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक TISS की डॉक्यूमेंट्री में सनसनीखेज खुलासे, देश की जनसंख्या संरचना में बड़ा बदलाव होगा। अगले 120 साल में देश में हिंदू आबादी घटकर 67% रह जाएगी। कश्मीर घाटी, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ेगी। यहाँ मुस्लिम आबादी 14% से बढ़कर 42% तक पहुँच जाएगी, जिसमें बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को आंशिक कारण माना गया है। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी यही रुझान देखने को मिला। देश में इतने बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही है, पीएम इसे लेकर देश को आगाह कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कि अभी सरकार पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। हम तो उस प्रदेश से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं, अगर मेड़ भी कोई काट दे तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। तमाम ऐसे केस हैं गांव में, अगर मेड़ किसी ने काट दी तो लाठी न जाने क्या क्या चलता है। अब सोचिए हमारे भारत की जमीन कितनी छिन गई। ये हम नहीं, हमारे पास आंकड़े हैं। जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग, उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है आज और 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था। घुसपैठी हैं, अगर हैं, आ रहे हैं तो कौन उनको आने दे रहा है। आज सुरक्षा किसके हाथ में है। आज किसका अधिकार और दायित्व बनता है कि घुसपैठियों को रोके, और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, इस बात को। किसी भी इलाके की संस्कृति, परंपरा, विरासत को अगर संजो कर रखना है, इसका संवर्धन करना है, तो जरूरी है इसके संरक्षक को संरक्षण देना होगा। लेकिन जिस तरह से देश की डेमोग्राफी में बदलाव के नाम पर बड़ी साजिश चल रही है, उससे बहुसंख्यकों पर संकट स्वाभाविक है और इस पर सख्त एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा वो खौफनाक सच है, जिसे आपको और हमें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वक्त है जागने का, वक्त है साजिश को नेस्तनाबूद करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। जानते के हैरान हो जाए। आज सेमीकंडक्टर जिस पर बात करेंगे, शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अमितोष पारिक प्रवक्ता बीएचपी के हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे साथ हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, तौसीफ खान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, क्या प्लान है?
नमस्कार। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और मैं मानता हूं कि ये देश के लिए गौरव का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज 12वीं बार लाल किले से भाषण दे दिया। 103 मिनट का भाषण रहा और उन्होंने देश के लिए जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सभी को कवर किया। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो ये उन लोगों के लिए भी एक सीख है जो पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार कहते हैं ये आखिरी भाषण है, ये आखिरी भाषण है, ये आखिरी भाषण है। पता नहीं कितने लोगों का राजनीतिक करियर आखिरी भाषण हो गया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी अडिग लाल किले पर हर बार भारत की तरफ से जब बोलते हैं तो ये देश के लिए गौरवान्वित करने वाला समय होता है। अब आते हैं मुद्दे पर। जहां तक मैंने आपकी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में जिस तरीके से खास तौर पर बढ़ चढ़कर एक मुद्दा रखा गया, और वो मुद्दा है भी इस देश के लिए बढ़ चढ़कर, वो है इनइक्वालिटी, जो जिस तरीके से खास तौर पर अगर हम बात करें तो चाहे वो बाहरी लोगों का आने का विषय रहा हो और चाहे असमानता का विषय रहा हो, धार्मिक असमानता जो बढ़ती जा रही है और आने वाले 120 साल में इस देश के जो खास तौर पर हिंदू हैं वो 65% तक रह जाएंगे। सब सच्चाई ही तो है भाई। यदा कदा इस विषय पर पार्लियामेंट में भी बहस होती रही है और तमाम जगहों पर, लेकिन जी मैंने आपसे पूछा कि प्लान क्या है? सच्चाई को एड्रेस करने से बचते रहते हैं। प्लान भी मैं आपको बताता हूं। प्लान ये है कि इस सरकार ने ऑपरेशन पुशबैक के तहत खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो 2000 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो है बॉर्डर से वापस खदेड़ दिया। प्लान ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन वॉच के हिसाब से अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो इस देश की सरकार ने पिछले 7 महीने में 1720 रोहिंग्याओं को वापस भेजा। और हमारी कटिबद्धता है ये प्रशांत भूषण के से संबंधित और तमाम लोगों से और विपक्ष से संबंधित कितने भी एनजीओज हमें सुप्रीम कोर्ट में घेरते रहे, रोकते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम इस देश से अवैध नागरिकों, रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे, चाहे पूरे देश का विपक्ष उनके साथ हो जाए, वो इस देश में नहीं रह सकते। ठीक, ओके शिवम जी। संदीप त्रिपाठी जी, आप इस प्लान पर जो शिवम त्यागी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज लाल किले से बताया कि एक ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, आप उनके साथ हैं, देश के साथ हैं? विद्यानाथ जी, आपको, पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को और उनको भी जो आजादी को आजादी आज भी नहीं मानते हैं, और उन संघी भाइयों का जिनकी आजादी में कोई योगदान नहीं था, उनके वंशजों को भी आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। भीख में, आप कहते हैं कि भीख में मिली हुई आजादी आपके नेता कहते हैं, उनको भी आजादी की इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। अब आते हैं बात जो आप कह रहे हैं सर। अभी शिवम जी ने कहा कि हम निकालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज जो मोदी जी हैं उनका भाषण ही शासन है। भाषण तो लंबे चौड़े बढ़ता जाएगा मिनट, लेकिन जरा हम ये पूछना चाहते हैं शिवम जी, आप 11 साल में कितने लोगों को निकाले और यूपीए में कितने लोगों को निकाला गया, ये मैं आपको आंकड़ा सहित बताता हूँ सनवाई, और आप में हिम्मत हो तो बताइए और दोनों में कंपैरिजन करके बताइए। हमको तो किसी ने नहीं रोक लिया इस देश को अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजने से। आपको कौन मना कर देगा भाई? आप गुमराह मत करिए, रिश्तेदारी आप निभाइएगा, फर्जी वोट उन्हीं से करवा के सरकार बनाइएगा, चोरी की सरकार। 2 आंकड़े आज दिखाइए संदीप त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने संदीप जी। 2 आंकड़े आज आप दिखाइए और उस पर शिवम त्यागी जी से मैं जवाब भी लूंगा। 2 आंकड़े दिखाइएगा। एक आंकड़ा दिखाइए कि आपकी सरकार के दौरान कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया, और दूसरा आंकड़ा यह दिखाइए कि आपकी सरकार के रहते हुए इस देश में कितने घुसपैठिए आए और डेमोग्राफी कैसे बदला इस देश का 2014 तक। जी सर, बिल्कुल बताते हैं। पहला आंकड़ा सर, 2004 में हमने 7,000 लोगों को बाहर किया, 2005 में 9,000, 6 में 85, 7 में 8,000, 9 में 7,500, 10 में 7,000, 50 जो है 11 में 8,500, 12 में 9,000, 13 में 8,000 और 14 जाते जाते 5,000 लोगों को हमने बाहर किया। 1,05,000 के ऊपर ये संख्या बनती है। जरा ये बता दें कि ये 11 साल में कितने लोग, 10 में 11 साल में शिवम जी कितने लोगों को बाहर किए। ठीक, ओके, रुक जाइए, अब रुकिए एक एक करके संदीप जी, एक एक करके। अभी वो दूसरा वाला प्रश्न रह गया कि कितने घुसपैठिए आपके टाइम पे आए, उस पर आऊंगा मैं, रुक जाइए एक मिनट, लेकिन शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। देखिए, विषय बहुत साफ है। जब घुसपैठिए सरकार निकाल रही थी तो हम तो इनको समर्थन में थे, हमने तो नहीं कहा कि हम उनको नहीं निकलने देंगे। हम आज जब निकाल रहे हैं तो ये विरोध में क्यों खड़े हैं?
ये उनसे रिश्तेदारी क्यों निभा रहे हैं? हम जब कहते हैं कि एसआईआर होना चाहिए तो ये इनके समर्थन में क्यों खड़े हैं? प्लीज बीच में नहीं, अरे कह तो रहे हो रोजाना एसआईआर क्या है, एसआईआर क्या भारतीयों को निकालने का है? प्लीज आप इनको रोकिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। संदीप जी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। इनको रोकेंगे, मैं एक एक करके नहीं बोला। एक एक करके संदीप जी, विपक्ष के नेता ने रोका, ये एक बयान बताइए। ठीक है, सुन लीजिए ना, वो बता रहे हैं, सुनेंगे तभी तो। संदीप भाई रुकिए एक सेकंड। हाँ, 11 साल से गपोलिया कर रहे हैं। टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा संदीप त्रिपाठी जी, टाइम मत खराब कीजिए। देश का वैसे बहुत वक्त खराब हो चुका है, देश का बहुत वक्त खराब हो चुका है सर, रुक जाइए। कितने लोगों को रोका आपने, कितने लोगों को निकाला, ये बताइए ना। आज रोकेंगे। अब मेरा निवेदन है आपसे, संदीप जी मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है सर। संदीप भाई अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। सुनिए, बोलिए शिवम जी। निकाल लेने दीजिए आंकड़े सर। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज लोकतांत्रिक दिन है, स्वतंत्रता का दिन है। कम से कम आज तो लोगों की स्वतंत्रता का हनन मत करो। अपने समय में बोल लिया, अब दूसरों के में मत चीखो, तो रुक जाओ। थैंक यू। अब मैं एक और चीज पर आता हूं। इन्होंने कहा कौन रोक रहा है एसआईआर के प्रोसेस को? रोकने के लिए वहां पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी किसके नेता हैं? एसआईआर को खत्म करो, ये सारा जो विपक्ष खड़ा हुआ है पार्लियामेंट्री, किसके नेता है? एसआईआर से कौन बाहर होगा भाई? एक चीज बताइए, सीए एनआरसी के विरोध में कौन था इस देश में? दिल्ली की सड़कों पर कौन था? उसका विरोध में खड़ा हुआ कौन था? आज वो आगे जाने वाला कौन है? बीच में रुकिए जरा, दूसरों की स्वतंत्रता पर हनन करना बंद करिए। आप ये 15 अगस्त के तन भी चीखा चिल्ली, अपने समय में बोलने की हैसियत नहीं है, दूसरे में चीची। आप इनको रोकेंगे? संदीप जी इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं। संदीप जी इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सवाल खड़ा करके और भाग जाना चाहते हैं, दूसरों को नहीं सुनना चाहते। संदीप जी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने सवाल किया है तो सरकार की तरफ से उनके प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो जवाब दे रहे हैं। सुनने की हिम्मत तो रखिए सर, सुनने की हिम्मत तो रखिए ना। आप बोलिएगा, बीच बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए। संदीप भाई मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी पैनलिस्ट का ऑडियो सिर्फ मुझे इसलिए डाउन करना पड़े कि वो वक्त जाया कर रहे हैं। एक एक करके शिवम जी 20 सेकंड में आप अपनी बात कह दीजिए। 20 सेकंड में नहीं हो पाएगा। और एक और चीज, इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आजादी मानी नहीं, जो आजादी के बीच में लड़े नहीं, अनपढ़ों की तरह बात करने से अगर बात बन जाती तो बात ही क्या थी? आज संघ के विषय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, और मैं 2 लाइन पढ़ दे रहा हूं। मैं एक चिट्ठी आपको दे रहा हूं जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलवंत सिंह ने मेरे देश के गृह मंत्री को लिखी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये चिट्ठी क्या कहती है, अगर आप जूम इन कर सकते हैं तो करिएगा। ये चिट्ठी है, और ये चिट्ठी है 6 अक्टूबर 1947 की, जिसमें सरदार बलवंत सिंह इस देश के डिफेंस मिनिस्टर, इस देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखते हैं कि आजादी में जब बॉर्डर से लोग इधर से उधर गए तो हमारे देश की हिंदू 20,000 महिलाओं को अपहरण कर लिया गया है पाकिस्तान में। उसके लिए कृपया करके स्वयंसेवक संघ से, यानी कि आरएसएस के स्वयंसेवकों को भेजा जाना चाहिए, वही इस काम को कर सकते हैं। आप हमारी आजादी पर सवाल उठा रहे हैं। इस ठीक है, देश मुद्दे में पर आइए। एक व्यक्ति शिवम जी मुद्दे पर आइए। शिवम जी मुद्दे पर आइए। 135 साल पुरानी जो है विदेशियों से फॉर्म्ड पार्टी है, और 100 साल पुराने हमें मत बताइए क्या करना चाहिए। और अब मुद्दे पर आता हूं। इन्होंने कहा ना कि कौन था, आज अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल रोके खड़े हुए हैं कोर्ट में। इस देश में जब एनआरसी और सीएए की बात आई तो यही लोग सबसे खिलाफ थे, यही कांग्रेस थी, यही समाजवादी पार्टी थी, यही तृणमूल कांग्रेस थी, यही तो लोग थे जो खड़े थे, यही तो लोग थे जो हंगामा कर रहे थे, और यही तो लोग थे जो कह रहे थे बार बार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे इतना ही प्रेम है तो भाई जाने दो ना उनको बाहर। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अमितोष पारे, ये चौराहे का ड्रामा ही करते रहना, ना हो पाएगा और जा हो पाएगा। जवाब नहीं देना मुद्दे पर। साल वाइज आंकड़े, जैसे साल वाइज आंकड़े बताए, हिम्मत हो, बहरे अंधे हो गए हो। रुके तो सही संदीप कोई त्रिपाठी एक जी, नेता बताओ भारतीय जनता पार्टी का जिसने आप ही दोनों के बीच में डिबेट करवा दे क्या? बाकी पैनलिस्टों को थैंक यू कह दूं क्या? और मैं संदीप जी, राहुल गांधी, आप दोनों लोग बोलेंगे, बाकी पैनलिस्टों को थैंक यू कह दूं? विद्यानाथ जी, ये है, अरे कम से कम बोलने की आजादी तो दीजिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, आंकड़े देना सर। आज रुक जाइए ना, इंडिपेंडेंस डे है सर, कम से कम बाकियों को बोलने की आजादी दीजिए। हमारी सरकार इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं आप। संदीप सर रुकिए, संदीप त्रिपाठी जी रुक जाइए। अमितोष जी, क्या मुस्लिम आबादी डेमोग्राफी बदल रही है? ऐसे क्या कांग्रेस के जमाने में घुसपैठियों को निकाला गया और बीजेपी के जमाने में घुसपैठिए न निकाले जा रहे हैं, और ना जो लगातार डेमोग्राफी बदल रहे हैं
उन पर कोई एक्शन हो रहा है? विद्यानंद झा साहब, मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा। मैं समझता हूं कि संदीप जी उनको अच्छे से सुनेंगे और व्यक्तिगत नहीं होंगे। 2001 और 2011 का एक आंकड़ा है, कांग्रेस सरकार थी। ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ भारत के अंदर में 17.6% से 21.54% गिरी, और सेम समय पे सेम पीरियड में मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ 24.60% से बढ़कर 29.50% हो गई। किसकी सरकार थी और क्या इलीगल इन्फ्रेक्शन हुई? असम की बात कर रहा हूं। उस असम की जो असम अकॉर्ड हुआ था, उस असम की जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने 6 सिटीजनशिप एक्ट के लिए वैलिड कहा था, उस असम की जिसमें IMDT एक्ट का भी हवाला आया था। अब देखिए, दूसरा विषय मैं आपके सामने रखता हूं। अमनतुल्ला खान थे, कांग्रेस पार्टी से भी आते थे और आप पार्टी से थे। रोहिंग्या उन्होंने सपोर्ट करा था, रोहिंग्या का इलीगल इन्फ्लक्स का अपने चुनाव के समय पे। कौन थे अमनतुल्ला खान? हम सबको पता है। एक केस हुआ सबरनंदा सोनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जजमेंट है 12 जुलाई 2025। IMDT एक्ट जो कांग्रेस सरकार लाई थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा, क्योंकि वो इन्फ्लेक्स और इन्फ्लेटेटर्स को यहां पर वैलिड राइट्स दे रही थी रहने का। कोर्ट ने कहा कि IMDT एक्ट जो है ये गलत है, इसको हटाया जाए। ट्राइबल की बात कर लेते हैं, जो प्रधानमंत्री ने आज कहा। कांग्रेस सरकार का टेन्योर का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। फ्रॉम 44.6% इन 1951 इट हैज कम डाउन टू 28.11% इन 2011। ये कौन सी सरकार थी 2011 में, ये खुद तय कर लेंगे। आर्टिकल 14 को डिक्लाइन करते सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे खारिज कर दिया बंगाली मुस्लिम इन्फ्लेटर्स को बेचने के लिए, जो प्रशांत भूषण कोर्ट में लड़ रहे थे। पुशबैक पॉलिसी को अपोज करने गए थे कपिल सिब्बल जी, क्या करा कोर्ट ने हम सबको पता है। एक और आंकड़ा, व्हाइल वेस्ट बंगाल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, द इंपैक्ट इन असम इज मोर प्रोनाउंस्ड इन स्मॉलर लैंड, स्पेसिफिकली द प्रेजेंस ऑफ 40 लाख माइग्रेंट्स इन असम अफेक्टेड द डेमोग्राफिक कंडीशन। कांग्रेस समय का आंकड़ा है। कपिल सिब्बल रीचेस सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट असम पुशबैक पॉलिसी। कपिल सिब्बल क्या है? जहां पर एक हिमंत बिस्वा कह रहे हैं कि हम इन्फ्लेक्टर्स को भगाएंगे, वहीं इनके पार्टी के कांग्रेस के कह रहे हैं गोगोई कि हम वावर में आ गए तो उनको वापिस से उनका लैंड देंगे। वहीं ममन खान जो होते हैं रोहिंग्यों के सपोर्ट से वोट लेते हुए जीतते हुए नजर आते हैं। वहीं ममता बनर्जी जो है वो रोहिंग्यों के समर्थन में खड़ी हुई नजर आती है। और वही ममता बनर्जी 2005 में उनके विरुद्ध थी, लेकिन 2018 के अंदर में NRC का विरोध करते हुए नजर आती है। अब मुझे बताइए, क्या इस देश के अंदर में लगातार तरीके से जो इन्फ्लेक्शन बढ़ रहा है, इन्फ्लेक्टेटर्स बढ़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं या किसके टेन्योर में बढ़े? किसकी जिम्मेदारी है और किसकी जिम्मेदारी आज कौन निभा रहा है, ये देश तय कर रहे हैं। मैं आपकी मानसिकता पे और इनके विजन पे छोड़ता हूं। ठीक है, ओके, जल्दी से संदीप जी। देखिए मैंने अमतोष जी विश्व हिंदू परिषद से आप आते हैं, जरा ये बता देखिए नहीं, जवाब दीजिए। हाँ नहीं, बिल्कुल जवाब। देखिए नहीं, आप तो, मैं विद्यानंद झा जब भी सुनूंगा जब भी फैक्ट्स पे बोलेंगे। भाजपा बिल्कुल फैक्ट पे ही बोलते हैं, हमारी आदत है, पता है। बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो अरे जवान लड़खड़ा गई आपकी तो। अरे अब ये लीजिए, फिर हमको आपसे ज्यादा थेथराई करना आता है, बहुत ट्रेंड व्यक्ति है। फिर नहीं, थेथराई मत कीजिए। अरे जवान नहीं, थेथराई का कंपटीशन नहीं हो रहा, जितना आप थेथराई का कंपटीशन नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है? कोई नहीं, थेथराई का कंपटीशन नहीं हो रहा है। अरे भैया काहे जवाब दीजिए संदीप जी। नहीं, मैं चला जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, दूसरे केस पर चला जाऊंगा, मैं सैयद जवाब के पास चला जाऊंगा। चले हम विश्व हिंदू परिषद अपनी टोकरिया को लात मार के निकाल दिया, जान को खतरा हो गया, उनको बचाने सर, चलो हिंदू बचा ले सर। देखिए विद्यानंद झा साहब, संदीप जी, पूरे मुझे लग रहा है इसीलिए अमितोष पारिक ने मुझे लग रहा है इसलिए शुरुआत में कह दिया था कि पर्सनल मत होइएगा। नहीं, मैंने यही कहा था, और पर्सनली मत लीजिएगा। सवाल का जवाब है संदीप जी, उन्होंने कुछ आंकड़े रखे, उसका जवाब आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो सैयद जवाब के पास मैं जा रहा हूं, आगे बढ़ जाऊंगा। जी मैं आंकड़ों का जवाब ही दे रहा था, तो दीजिए, दीजिए नहीं थेथराई नहीं, दीजिए जी। हाँ, जो आप कह रहे हो 2021 में सरकार से पूछा गया कि कितने अवैध घुसपैठिए हैं, सरकार ने कहा कोई अथेंटिक आंकड़ा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। फिर 2016 में एक हलफनामा इन्होंने दिया था कि 2 करोड़ लोग अवैध घुसपैठिए हैं, लेकिन उसका कोई अथेंटिक आंकड़ा नहीं है कि कहां पर है, कैसे है, क्या, उसका कोई आंकड़ा नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं घुसपैठ को नकार तो नहीं रहा हूं, हम कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, हम यह भी कह रहे हैं कि 11 साल में भी हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ सवाल उठाना है कि उसके लिए काम क्या हो रहा है? ये हम तो कह रहे हैं ना कि 1 लाख के ऊपर हमने निकाला। आज की सरकार, आप भैया विश्व हिंदू परिषद वाले भैया, हम भी हिंदू हैं, जरा इनसे पूछिए ना कि आपने 11 साल में कितने निकाले, इसका जवाब देश जानना चाहता ना। मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि घुसपैठ हुई, हम स्वीकार कर रहे हैं। आपने स्वीकार कर लिया कि घुसपैठ हुई है। अमितोष जी, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार में उनके वक्त में घुसपैठ हुआ है, और स्वीकार नहीं भी करेंगे तो दुनिया और देश को पता है।
आज भी हो रही है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए अमितोष, 20 सेकेंड, उसके बाद से जवाब। भाजपा की जी। ठीक क्या रहे उसके लिए? ठीक जी, धन्यवाद विद्यानंद साहब। मैं अब चलिए, मान लिया आपने, 1 मिनट में अपना जवाब आंकड़ा आप नहीं दे पाए, लेकिन मान लिया संदीप जी कि आपकी सरकार में घुसपैठ हुआ है। ठीक है, हमारे ही नहीं, आज भाजपा की सरकार में भी हो रही है, मैंने कहा। ठीक, ओके, बोलिए। सरकार ये मान रही है जी। अमितोष पारेख 14 तक का ही तो आंकड़ा मांगा था, उसके बाद का तो जवाब मैं बीजेपी से लूंगा ना। धन्यवाद। शिवम त्यागी बैठे हुए हैं सर, 14 तक का ही आपसे आंकड़ा मांग रहा था मैं, लेकिन कोई नहीं। अमितोष जी 20 सेकंड में जल्दी से उनको जवाब दीजिए, आगे बढ़ना। जी, धन्यवाद। अभी एक सॉलिसिटर जनरल और यूनियन ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कोर्ट के अंदर में, जिसमें इन्हें कोर्ट करा जजमेंट के समय पे, आदेश के समय पे 3 बातें रखी, वो मैं आपके माध्यम से रखता हूं। इससे पता चलेगा सरकार की मानसिकता और विचारधारा इन्फ्लेक्टेटर्स को लेके कहां है और रोहिंग्या को लेके समर्थन करने वाले कहां खड़े होते हैं। 3 बातें रखी तुषार मेहता जी ने। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1976 प्रोटोकॉल। इसीलिए डिटेंशन सेंटर और 25 मार्च 1971 के बाद असम में जो करा गया, बाहर निकाल दी गई। इसीलिए जब उनको रोकने के लिए जाते हैं, कोर्ट स्टे देने से मना कर देता है, पता चल जाता है देश में कौन किसके साथ खड़ा है। यूएनएचसीआर डेसिग्नेशन ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजी नो लीगल स्टैंडिंग। हम ये सरकार बोलती भारतीय जनता पार्टी की कि उनकी कोई लीगल स्टैंडिंग भारत के अंदर में नहीं है। सेक्शन 3 ऑफ फॉरेन एक्ट को अमेंड करा गया और उसमें कहा इट्स एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर हु इज द इन्फ्लेक्टेटर्स अंडर द फॉरेन राइट्स, और किसको बाहर करा जाए, ये रेगुलेशन प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सरकार की है, वो निकाल रहे हैं। 116 जब मदरसे बढ़ जाते हैं नेपाल की बॉर्डर पे, तब मदरसों को बंद करती है, वो सरकार के ऊपर में आपत्ति उठाने वाली है। इमिग्रेशन बिल पास करा लोकसभा के अंदर में, अमित शाह की जीत रहे। उस इमिग्रेशन बिल का कहां था जब ये था? ये तो लेके आए थे IMDT एक्ट, जो कि उनको ही समर्थन कर रहा था। और क्या सरकार इमिग्रेशन बिल पास करती है और रेफ्यूजीज के ऊपर में निर्णय लेती है, तो ये उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको इंडिया फ्लैट में रखना है, बाहर जाते हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात ये करना है। तौसीफ खान भी हमारे साथ जुड़ गए। सही जवाब, क्या एक समुदाय विशेष का जिक्र हो जाता है और घुसपैठियों की जो संख्या है उसमें सबसे ज्यादा, और आप कह सकते हैं कि 95% समुदाय विशेष के लोग ही हैं, इसलिए इस पर राजनीति होती है, देश को पीछे छोड़ दिया जाता है। जी, विद्यानाथ झा जी, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, मौजूदा आज मैंने पूरा भाषण जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 103 मिनट का, बहुत ज्यादा चेहरे पे कॉन्फिडेंस लेवल मुझे नहीं दिखा प्रधानमंत्री, जैसे आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे लोगों। दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखने की इस पूरे भाषण में मिली, इस भाषण का राजनीतिकरण और चुनाव से जोड़ करके मैं इसको देख रहा था। पूरा चुनावी भाषण मुझे नजर आया। या तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज को मैं देख रहा था, जो कॉन्फिडेंस लेवल मैंने और भाषणों में देखा, इस बार मुझे वो नहीं। चेहरे के ऊपर मेरा सवाल देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सैयद जवाद जी, मेरे सवाल पे आ जाइए। जी, आ रहा हूँ मैं। देखिए क्या है, अभी जो इन्होंने बात रखी है, वो बात जो है तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं। मैं किताब का हवाला देता हूँ, SY कुरैशी साहब, फॉर्मर चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपनी किताब लिखी है पॉपुलेशन बाय मिथ। उसके अंदर जो बातें उन्होंने जाहिर करी हैं डेमोग्राफी को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के, उसको लोगों को पढ़ना चाहिए। और आपको बता दूं, थोड़ा ऐतिहासिक तौर पे भी ले जाना चाहता हूँ आपको। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला सर्वे जब हुआ, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी 1872 के अंदर, लॉर्ड माउंटबेटन, जब अखंड भारत हुआ करता, जिसमें पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तब भी भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी कम थी और बहुसंख्यक हमारे हिंदू भाई थे। कब? 1872। और हैरत की बात यह है कि 2011 के बाद से तो आपने आंकड़े ही नहीं दिए हैं। किस बिहाफ पे कह रहे हैं? आंकड़े छुपाने वाले लोग, आंकड़ों की हेराफेरी करने वाले लोग, वोटों की हेराफेरी करने वाले लोग आज कहां से डेटा लेकर के आए, ये सवाल पूछिए इनसे। 2011 के बाद से अभी तक आपने डेटा ही नहीं दे रखा है, तो आपके पास कहां से जादूगर आंकड़ा गया? आप तो पुराने आंकड़ों को अनुमान बता रहे हैं। 120 साल 1947 के बाद, 1947 के बाद भारत के 1947 तक आप जिंदा रहेंगे, गारंटी दे रहे हैं। आप कहां से लेकर के आते हैं तथ्यात्मक रूप से? आप गलत। इसका जवाब मैं शिवम त्यागी जी से लूंगा, शिवम त्यागी जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले तौसीफ खान आ गए। और पश्चिम बंगाल, जहां डेमोग्राफी सबसे ज्यादा चेंज हुई है, ठीक है सैयद भाई, मैं आऊंगा लौटकर, और असम, सीमांचल का इलाका, बिहार का, और उत्तर प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिसमें आपको आंकड़े मिले ना मिले, आंखों से देखकर समझ आता है तौसीफ खान जी
कि वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो गई है, वहां का पॉपुलेशन रेशो चेंज हो गया है। तौसीफ खान जी। विद्यानाथ झा जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और पैनल में बैठे हुए लोगों को बहुत बहुत यौम आजादी की मुबारकबाद। देखिए, ये जो आज पॉलिटिकल नैरेटिव हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अपने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, बिहार में चुनाव है और आने वाले दिनों में बंगाल में भी चुनाव है, तो ये ठीक नहीं। आज उन्हें जो है अपना फ्यूचर प्लान बनाना चाहिए था कि सरकार जो है किस दिशा में देश को लेकर के जाएगी। समझ में ये आया कि उन्होंने जो है चुनावी मुद्दे को ही अपने सामने रखा है। अगर वो कहते हैं कि देश में घुसपैठ हुआ है, तो पिछले 11 साल से देश की गद्दी में वो खुद बैठे हुए हैं। देश के बॉर्डर को संभालने वाले उनके करीबी मित्र अमित शाह जी हैं, तो उन्हें फौरन अपने करीबी मित्र अमित शाह जी को गद्दी से निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए, और खुद भी अगर वो जिम्मेदारी लें तो खुद भी अपने जो है गद्दी को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे ये चीज संभला नहीं जा रहा। हमें ये पूरी जानकारी है, और इसके बाद जो है ममता बनर्जी ने भी की थी। जब हाल में ही तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, तो वहां से बहुत सारे हिंदू बांग्लादेशी को बॉर्डर खोला गया था और वो हमारे देश में आए थे। तो इसमें जो हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है। मैंने सुना कि बीजेपी नैरेटिव सेट करना चाहती है कि मुस्लिम आए। ये देश को गुमराह करने वाली बात है। चाहे वो हमारे मुस्लिम आए नहीं वाले लोग, तौसीफ खान जी, भारतीय हैं, क्या मुसलमानों का घुसपैठ सबसे ज्यादा नहीं हुआ है? आप उन्हें जो है, मैं पूछ रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं तौसीफ खान, क्या मुसलमान ही डेमोग्राफी नहीं बदल रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं? नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज हमारे इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन फिर भी ये जो नफरती खटमल है, ये आज भी बीजेपी के, भाजपा के लोगों को काटता रहता है। ये नफरती खटमल जो है, इनका जो है दवा मार के इलाज करने की जरूरत है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, इन नफरती खटमलों का इलाज नहीं हो पाएगा। बीजेपी को सत्ता से जाना होगा, तब ये नफरती खटमल का इलाज होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने साल के बावजूद भी आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप इसमें जो है डेमोग्राफी की भी बात उठाते हैं, और बड़ी शर्मनाक बात है, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि बांग्लादेश से कितने लोग जो है बिना धर्म देके बॉर्डर क्रॉस करके आए, और इन्हीं अमित शाह जी ने बॉर्डर खोल रखा है। यही प्रधानमंत्री जिनको हर एक बात की पूरी जानकारी है, और आज तो उन्होंने रेड फोर्ट में स्वीकार भी किया कि डेमोग्राफी बदला है, लेकिन उसमें ये धर्म की बात ला करके लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ओके, शिवम त्यागी जी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हाफिज नूर अजहरी जी, हार गए। धर्म की बात लाई गई है या फिर घुसपैठियों को भगाने की बात कही गई है, इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत हो गई कि भाई जो घुसपैठिए हैं वो एक समुदाय विशेष, धर्म विशेष से हैं, और उन्होंने ही डेमोग्राफी बदली है, तो कुछ लोग परेशान हो गए। देश पहले या धर्म पहले? शिवम भाई, लफ्ज़े घुसपैठिया जो है ना, वो देश की सुरक्षा की बात है, और देश की सुरक्षा का मामला हो, फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, हम लोग सरकार के साथ में खड़े रहे। लेकिन जिस तरह से हेमंता आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं, वही अंदाज अगर हमारे वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे उसी अंदाज में, तो हमें कहीं ना कहीं हम मशरूक तो होंगे। जो हर शख्स चाहता है, वो किसी धर्म का हो, कि हमारे देश में दूसरे देश का व्यक्ति ना आए। अभी तौसीफ भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अब 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह 11 साल से देश के रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हैं, इनके होते हुए आपके होते हुए आप कितनी लाचारी में बोल रहे हो कि देश में वो आ गए, घुसपैठी आ गए, तो आप उस कुर्सी पर कर क्या रहे हो? ये मेरी गुजारिश है। हेमंता रात और दिन घुसपैठिया कह करके मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। अगर घुसपैठियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? नरेंद्र मोदी जी का वही तरीकेकार है जो हेमंता जी का रहता है। तो मैं ये कहूंगा कि देश को सुरक्षा, देश में अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो 11 सालों से भी, तो
तो आपको बने रहने का अधिकार अजहरी नहीं साहब, है। अगर घुसपैठियों के आप खिलाफ ऑपरेशन पूरे- जैसा कि पूरे प्रधानमंत्री चुनाव में नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है चलता है, सुनो तो मैं आखिरी बात कह दूं, पूरे चुनाव में वो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। पूरी वो अपनी तकरीर में माननीय नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषण के अलावा कुछ और दिया क्या देश को? बताओ आप हमें। ठीक है, वो ओके। बिहार और और मेरा बिहार सवाल और सुन बंगाल की लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, बिहार और काउंटर बंगाल की क्वेश्चन तैयारी है कर रहे थे वहां पर। अजहरी जी, काउंटर क्वेश्चन है आपसे कि जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आज लाल किले के प्राचीर से कि हम घुसपैठियों को भगा देंगे, घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो उनके कहने का लवुल बाब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर घुसपैठियों को भगाने के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा तो देश में जगह जगह आप लोग शाहीन बाग तो नहीं बना देंगे? ये देश को बेवकूफ बनाने का तरीका है। नरेंद्र मोदी जी 11 साल से क्या कर रहे थे? 11 सालों से उनकी सरकार में अगर घुसपैठी आए या बाकी रहे पिछली सरकारों के, तो क्यों रहे? क्या वो क्या कर रहे थे? ठीक है, इसका जवाब शिवम त्यागी जी याद आ रहा है शिवम जी, इसलिए मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि जगह जगह शाहीन बाग आप लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं। शिवम त्यागी जी बोलिए। जी बोलिए। इन्हीं के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का फ्लोर ऑफ द हाउस बयान है। ये जो कह रहे हैं कि कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस देश में 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए हैं। तो क्या 2009 में जो जीत के आए थे वो घुसपैठियों की वोट से जीत कर आए थे? और ये बार बार कह रहे हैं इनको बाहर निकालिए। क्या किया आज तक? कैसे आ गए घुसपैठी? अमित शाह जी को रिजाइन दे देना चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो लगातार आप इस तरह की कहानी करते रहते हैं और इस तरह की स्थितियां बनाए रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं भाई घुसपैठी। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में किसी के इसीलिए नहीं बोला कि कम से कम हम बीच में। अजहरी जी एक एक करके, मैं बीच में नहीं अच्छा नहीं लगता सर, नहीं, मैं लोग पसंद नहीं करते हैं। कोई एक दूसरे कम से कम इतना रखिए पैनल में बोलते हुए कि सड़क चलते लोग दुआ सलाम करें, नफरती निगाह से नहीं देखें कि टीवी पर बैठकर चिल्लाता रहता है। सवाल करना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं, आप बोलिएगा, लेकिन आप अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। फिर से मेरा निवेदन है, मोदी जी का मैं अजहरी साहब, अजहरी जैसे आपके समय में कोई नहीं बोला, मैं भी बोल सकता हूं। ओके, बोलिए सर। थैंक यू। इस देश का, भारत का बांग्लादेश से बॉर्डर और बराबर से बॉर्डर लगता है, वो 4096 किलोमीटर का लगता है। मेरे देश के गृह मंत्री पहले इस विषय में बता चुके हैं कि 800 किलोमीटर का जो वो बॉर्डर है, और खास तौर पर उसमें से भी 256 किलोमीटर का बॉर्डर है वो अनमैन्ड है। वहां पर स्थितियां बहुत दुर्गम है। वहां पर नदी से लेकर पहाड़ से लेकर जिस तरीके से फेंसिंग नहीं है, उस वजह से लगातार घुसपैठिए आते हैं। लेकिन हर देश में आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी जाते हैं, लेकिन वहां की सरकारें और विपक्ष सेम पेज पर होती है जब उनको निकालने का विषय होता है। दोगलापन और बेशर्मी देखिए कि यही लोग हैं जिन्होंने एनआरसी के खिलाफ विरोध कर रखा है, यही वो लोग हैं जिन्होंने एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रखा है, यही वो लोग हैं जो वकीलों को लेकर भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इनको नहीं निकालना चाहिए, यही मानवीय संवेदना की बात करते हैं और टीवी पर बैठकर करते हैं। कैसे बताइए कितने निकाले? मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ हो सकती है? एसआईआर करो, इनका विरोध है। इसके अलावा अगर रजिस्टर बनाने की बात करो, इनका विरोध है, उसके खिलाफ इनका प्रदर्शन है, और यहां पर आकर कहते हैं बताइए कितने निकाले जी। लेकिन 11 साल में कितने गए, कितने आए, इसका कोई आंकड़ा है क्या? और 10 सेकंड, मैं तो पहले बता चुका हूं कि ऑपरेशन पुशबैक के तहत हमने ही 2000 लोगों को अभी बाहर निकाला है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 1700 लोगों को अभी हमने बाहर निकाला है, और हम विरोध में नहीं, हम समर्थन में निकाले जाने चाहिए। विरोध में कौन है? ये लोग जो बाकी के पैनल में बैठकर सवाल पूछ रहे हैं कि कितनों को निकाला। सुप्रीम कोर्ट में भी यही है, देश में जितने भी हमारे घुसपैठी हैं उनके समर्थन में भी यही है। और एक और चीज मुझे बताइए, इन्होंने बार बार एक चीज कही कि वो भाषण था, वो चुनावी भाषण था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे अगर बात करी तो वो चुनावी भाषण है? बताइए। देश की एकता अखंडता पर बात करी तो वो चुनावी भाषण है? ऑपरेशन सिंदूर पर तारीफ करी इस देश की तो वो चुनावी भाषण है? बताइए। ठीक है, इस देश के किसानों के साथ शिवम भाई रुकिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये चुनावी भाषण है। शिवम त्यागी रुकिए प्लीज। सैयद जवाद आपको कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। 10 सेकंड। सैयद जवाद। शिवम त्यागी साहब, मुझको यह बताएं कि अभी तक आपने आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं कर रखे हैं? आप बताइए, देश के अंदर जनगणना के आंकड़े आपने सार्वजनिक क्यों नहीं करे? 11 साल में ये बड़ी उपलब्धि देश की मानी जाती है, वो तो आंकड़े करे नहीं। और आंकड़ों के भगवान, जवाब दे दूं क्या? विद्यानाथ जी जवाब दे दूं? सुनिए विद्यानाथ जी, एक बार कंप्लीट करने दीजिए उनको कंप्लीट करने दीजिए। आपने आंकड़े पूछे तो आंकड़े सुन लीजिए ना। हाँ रुकिए, लेकिन एक बार कंप्लीट करने दीजिए उनको, बोलिए। 10 सेकंड। हाँ, आंकड़ों की जादूगरी और यहाँ पर आकर के चुनावी बयानबाजी करना थका देने वाला
भाषण था आज आदमी। ठीक है, भाषण पे आप बोल चुके हैं, सवाल आपका आ गया है, शिवम जवाब दीजिए। मैं अब सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर 10 सेकंड। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे लग रहा है कि जव्वाद ने जब से कांग्रेस की तरफ इंक्लिनेशन किया है, पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस देश की सरकार ने जवाब दाखिल किया कि हम अगले 2 साल में जो है जनगणना करेंगे। किस वजह से नहीं हुई वो कारण भी दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, और उसको लेकर आगे भी रोल आउट कर दिए चीजें। मतलब कुछ भी कहे जा रहे हो, मतलब देश त्रासदी में है, दुनिया की सबसे बड़ी। आप कहते हो जनगणना होनी चाहिए थी, और हमने तो जवाब फाइल किया है इसलिए भाई। और अब जनगणना भी होगी और जातीय जनगणना भी हो रही है, चिंता मत कीजिए, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे आपके। कोरोना काल के अंदर जो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, आंकड़ों के जादूगरों, वो याद नहीं आया। कोरोना का बहाना लोगे, कोरोना कमाल। अरे आंकड़ों की अभी कह रहे थे जनगणना क्यों नहीं कराई, अब जनगणना बता दिया क्यों नहीं कराई। आंकड़ों की जादूगरी। दोनों लोग रुक जाइए, ये प्रधानमंत्री। अब रुक जाइए दोनों लोग। देखिए, अब एक सवाल आप उठाएंगे, उसका जवाब आएगा, तो फिर आप दूसरे सवाल पर चले जाएंगे, डिबेट को डिरेल करेंगे। ये अच्छी बात नहीं होती है सैयद जवाद, आप बैठते हैं लगातार पैनल्स में, ये अच्छी बात नहीं होती है कि डिबेट को आप डिरेल करें, मुद्दे से भटकाएं, ठीक बात नहीं होती है। तौसीफ खान जी, अभी एसआईआर, एक सेकंड रुक जाइए, बिहार में एसआईआर की वजह से देश भर में आप ही लोग विरोध कर रहे हैं। एसआईआर के जरिए भी तौसीफ खान जी, तो यही पता लगाने की कोशिश हो रही है ना कि कौन फर्जी वोटर है, कौन वोटर नहीं है, कौन बाहर से आया है, कौन देश का है, कौन विदेश का है। तो यहां आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो जब इनको भगाएंगे लात मार के, तब तो मुझे लग रहा है कि देश भर में 2000 शाहीन बाग हो जाएंगे। देखिए झा जी, मुझे यह समझ में आता है कि बिहार की जनता को हमें बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। बीजेपी जो है बिहार की जनता को बेवकूफ समझ दी और ये समझा रही है कि हम घुसपैठियों का पता लगाना चाह रहे हैं एसआईआर द्वारा। लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत क्या है, बिहार की जनता बहुत खूब समझती है कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया आधार कार्ड वो नहीं मानते, गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा इशू किया गया। एक सेकंड रुक जाइए शिवम, रुकिए। हाँ, तो जो कागजात, नहीं, मेरा एक सवाल है, आप पास कर दीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। एक बार उनको बोलने नहीं दीजिए शिवम, उसके बाद आप सवाल रखिएगा, फिर मैं उनसे जवाब ले लूंगा। बोलिए। तो बीजेपी सरकार जो है ये कहना चाह रही है बिहार की जनता को कि सरकार ने जो जो कागजात दिए जनता को, आज वो उसी कागजात को मानने को तैयार नहीं। ठीक, और कल एक सवाल मेरा है तौसीफ जी, बीच में टोक रहा हूं, खत्म नहीं मैं टोकने नहीं, मैं सिर्फ क्योंकि इसी जवाब से जुड़ा हुआ सवाल है, मैं बीच में नहीं, मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप कंप्लीट कीजिएगा, मैं वक्त और आपको दूंगा। तौसीफ खान जी, क्या आपको नहीं मालूम है कि इस देश भर में कैसे फर्जी आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, और डेमोग्राफी चेंज जो हो रहा है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनका आधार कैसे बनवाया जाता है? तो आपको लगता है कि आधार कार्ड को ही इस देश का नागरिक है या नहीं है, यह मान लेना चाहिए? अगर मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं देश का नागरिक हो जाऊंगा, चाहे मैं पाकिस्तान से आया हूं, चाहे मैं बांग्लादेश से आया हूं, इसका और वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव करता हूं कि एक बिहारी 100 पे भारी, ये कहावत है और मैं बिल्कुल मानता हूं। अब बिहार की जमीनी हकीकत क्या है कि आधार कार्ड को दिखा करके मैं आपको मान्यता नहीं दूंगा, लेकिन आधार कार्ड को दिखा करके जो एक सर्टिफिकेट आप लेके आएंगे मैं उसको मान्यता दूंगा। तो ये कितना बड़ा स्कैम किया जा रहा है। मुद्दा यहाँ पे क्या है? मुद्दा यह है कि जिन जिन जगहों पे नॉन बीजेपी पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, उनके जीतने की संभावना है, जो जहां पे इलेक्शन डेटा के थ्रू ये समझ में आया कि कहीं पे 5,000 10,000 वोट से ही वो आरजेडी जीती है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुन करके आरजेडी के सपोर्ट वोट को आप डिसइनफ्रेंचाइज कर दीजिए, उनका वोटर्स का डिलीट कर दीजिए नाम से, और उसके बाद चुनाव करवाइए। यही तो बीजेपी का गेम है। लॉजिकल सवाल है मेरा, एक लॉजिकल सवाल है। इलेक्शन तौसीफ खान जी, तौसीफ भाई, एक लॉजिकल सवाल है। आप लोग राजनीति करिए, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग राजनीति भी करिए, एक दूसरे पर सवाल भी उठाइए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी होइए, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि अगर फर्जी वोटर से बीजेपी की सरकार बन रही है, तो उन राज्यों में जहां पर आप लोगों की या आपके गठबंधन की या आपके सहयोगियों की सरकार है, वहां पर बिना फर्जी वोटर के सरकार बनी है या नहीं बनी है? आखिरी 30 सेकंड शिवम त्यागी, जवाब दीजिए। और
विद्यानाथ जी आ रहा हूं रुकिए, आखिरी 30 सेकंड शिवम एक त्यागी। चीज कहना चाहता हूं कि आदमी के इंटेंट से पता चल जाता है, आदमी के डिसीजन से पता चल जाता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं सबसे, जितने भी पैनलिस्ट यहां पर बैठे हैं सब मानते हैं कि घुसपैठिए बाहर होने चाहिए, जितने भी हैं सब ये मानते हैं कि घुसपैठियों का इस देश में कोई काम नहीं। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में एनआरसी के समर्थन में वो है कि नहीं है? जल्दी से उंगली उठा के बता ज्यादा दीजिए, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। उंगली उठा के बता दीजिए, वक्त नहीं है क्योंकि, जल्दी से उंगली उठा के बता दीजिए। संदीप भाई उंगली आप उठा रहे हैं? वसीफ खान जी, सैयद जवाद, अरे सुनिए ना, अजहरी जी, किसी की उंगली नहीं उठ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज वक्त इतना ही है, ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही। एक गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। When the stakes are high and the answers are elusive,